नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स बा और पुस्तक का नाम है स्पर्श 2 यानी स्पर्श भाग 2। तो इसमें आज हम गद्य खंड के अंतर्यामी गद्यांश के अंतर्गत पाठ बड़े भाई साहब जिसके लेखक है प्रेमचंद, पाठ का हम सारांश यानी जिसको हम समरी कहते हैं लेकर आए। यानी इस पाठ की समरी लेकर आए ताकि हम इसको पहले ठीक से संक्षेप में समझ लें। उसके बाद फिर हम इसके प्रश्नोत्तर लाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, तो दोनों चीज़ें आप आसानी से समझ पाओगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो ये आपके होता है शुरू। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें बड़े भाई साहब हैं जिनको अपने बड़े होने का क्या है घमंड है, जबकि उनमें बड़े होने का कोई गुण नहीं है। यानी इस पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं और उसमें क्या है, उन्हें बड़े होने का बहुत घमंड है। उनको लगता है मैं बड़ा हूं तो मैं ज़्यादा समझदार हूं, बल्कि ऐसा उनके अंदर कोई गुण है नहीं। और अब उसके बाद फिर भी वह छोटे भाई के सामने बड़े होने का प्रदर्शन करता रहता है। यानी उनका एक छोटा भाई है, उनके सामने वो बड़ा होने का प्रदर्शन यानी दिखाना की कोशिश करते रहती कि देखो मैं तुझसे बड़ा हूँ। चलो अब आते हैं कहानी पर जो उसकी मूल कहानी है। तो चलो फिर कहानी सुनते हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक तो है पहले बड़े भाई साहब और एक है छोटा भाई। ठीक है, यानी इन्हीं दो भाइयों के बीच पूरी कहानी बनी रची और लिखी गई है। फिर आगे लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का है। यानी देखो इसमें जो एक है बड़े भाई साहब, एक है छोटे भाई। तो छोटा भाई ही लेखक है और वो अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताते हैं और अपने बारे में भी बताएंगे कि लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था, लेखक 9 वर्ष का। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब छोटे भाई लेखक से 3 क्लास आगे था। यानी जो बड़ा भाई साहब था वो 14 साल का था और छोटा था वो 9 साल का। और जो बड़े भाई साहब हैं वो 2-3 बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कितनी बार दिया है, 2 बार क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। वह पढ़ाई अब जो छोटा भाई है लेखक जिसे कहते हैं से 3 क्लास आगे, यानी बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब 3 क्लास आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा होने के कारण वह अक्सर छोटे भाई को डांटता और उस पर निगरानी रखता था। लेखक का बड़ा भाई हमेशा किताब खोले ही बैठा रहता था, परंतु उसका ध्यान दूसरी जगह रहता था। वह अपनी कापियों और किताबों पर चिड़िया कुत्ता आदि के क्या करता था, चित्र बनाता रहता था या फिर एक ही नाम कई बार लिखता रहता था जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। लेखक बड़े भाई से डर के कारण इनका अर्थ पूछने की हिम्मत नहीं करता पाता था। कहने का मतलब जो बड़े भाई साहब थे वो अधिकांश किताबों में ही लगे रहते थे। यानी छोटे भाई को लगता था कि बड़े भाई साहब पढ़ते तो बहुत है, लेकिन वास्तव में पढ़ते नहीं। उनका ध्यान इधर उधर रहता, कहीं चिड़िए के चित्र बना रहे, कहीं कुत्ते के चित्र बना रहे, कहीं वो एक ही नाम बार बार लिख रहे। लेकिन छोटा भाई कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सका डर के कारण कि वह पूछ सके जो बार बार लिख रहे इनका अर्थ क्या है। फिर आगे लेखक का मन पढ़ाई में कम था लगता था। देखो पहले तो बड़े भाई साहब के बारे में बताया, अब छोटे भाई साहब के। लेखक का मन पढ़ाई में कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से खेलने के लिए निकल जाता था। कभी कभी दोस्तों से गप्पे मारता और कभी झूला झूलने का मजा लेता था। यानी जो छोटे भाई साहब थे वो बड़े भाई से अलग थे। वो पढ़ाई के समय थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, अधिकांश समय क्या करता था, हॉस्टल से यानी छात्रावास में दोनों भाई रहते थे, वहां से जैसे ही मौका पाता था निकल कर अपने दोस्तों से जा मिलता था, खेल के मैदान में खेलता था, झूला झूलता था और उनका आनंद लेता था। जब लेखक घर पहुंचता तो बड़े भाई साहब गुस्से में पूछते इतनी देर से कहाँ थे। वह चुपचाप खड़ा रहता था और भाई साहब उपदेश दिया करते थे, अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते थे। यानी जैसे ही छोटे भाई साहब मैदान में खेलने या मित्रों से गप मारने के बाद जब घर पहुंचते थे तो बड़े भाई साहब फिर क्या आता था, उनका उपदेश शुरू हो जाता था और फिर यही बोलने लगते थे कि मैं दिन रात आंखें फोड़ता हूँ
तब भी हमें कुछ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं। एक तरह से बड़े भाई साहब छोटे भाई पर अपनी धौंस जमाते हैं। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं करता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लग गए। यानी वो कहता कि मैं किसी प्रकार का कोई खेल नहीं खेलता हूँ, ना घूमने जाता हूँ, फिर भी मैं एक ही क्लास में 2 साल से पढ़ा हूँ, यानी फेल हो जाता हूँ। तुम ये खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी। अगर तुम भी ऐसे ही खेलते कूदते रहे तो पास नहीं होगे, मेरी तरह ही क्लास में पड़े रहोगे। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद ना करो। बड़े भाई साहब कहते कि अगर तुम्हें खेलने ही कूदना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो फिर यार क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा है तुम घर चले जाओ। अपने दादा यानी घर के जो बड़े लोग हैं, पिताजी वगैरह, उनके पैसे तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। लेखक बड़े भाई साहब की डांट से बहुत दुखी होता है। वह ठीक ढंग से पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाता है, जिसमें वह खेलने का समय नहीं रखता है। शुरू से ही वह अपने टाइम टेबल पर ध्यान नहीं देता है। देखो, जहाँ उसके बड़े भाई साहब डांटते हैं, किसको? लेखक करता छोटे भाई को, तो वह क्या होता है, फिर उसको उनकी बात लग जाती, तो वो क्या करता है, एक टाइम टेबल बनाता है। और टाइम टेबल कौन सा? पढ़ाई का। और पढ़ाई वाले टाइम टेबल में खेलने का कोई भी टाइम नहीं रखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शुरू से ही अपने टाइम टेबल पर ध्यान नहीं देता है, यानी उसके अनुसार वो पढ़ते ही नहीं कभी है, करता अपनी इच्छा से है। फिर आगे फुटबॉल और वॉलीबॉल देखने के लिए वह खेल के मैदान में पहुंच जाता है। जब वह वापस आता है तब उसे भाई की उपदेश वाली बातें सुननी पड़ती हैं। यानी जैसे ही शाम होती या जब भी उसको मौका मिलता, वो फुटबॉल के मैदान में या वॉलीबॉल के मैदान में पहुंच जाता और वहीं रहता है। जब वापस आता तो फिर से बड़े भाई साहब के उपदेश सुनने को मिलते हैं। उसके लिए बड़े भाई का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। यानी जैसे ही आता वापस, उसके लिए भाई का सामना करना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता। वह खेलों से दूर नहीं रह पाता था। यानी जैसे ही खेल के मैदान से आया और बड़े भाई साहब से सामना हुआ तो ऐसा लगता था जैसे वो नंगी तलवार के सामने खड़ा हो गया है कटने के लिए, ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन वो भी, छोटा भाई भी कम नहीं था, लेकिन वो भी खेल से दूर नहीं रह पाता था। इससे ये सिद्ध होता है कि छात्र के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। इस बार भी भाई साहब फिर से फेल हो गए, यानी फिर परीक्षा हुई और भाई साहब फेल हो गए। लेकिन लेखक अपनी परीक्षा में प्रथम आया। यानी जो पूरे समय खेलता घूमता रहता था वो प्रथम आया, और जो पूरे समय पढ़ते रहते थे वो फेल हो गए। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई साहब को खूब सुनाए, पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कमा लिया। यानी जो छोटा भाई था उसके मन में ये आया कि अब मैं बड़े भाई साहब से पूछूं कि तुम तो पूरे समय पढ़ते रहते थे, फिर क्या किया तुमने पढ़ लिख कर? जबकि मैं कम पढ़ता था, उसके बाद भी अच्छे अंक लाया, किंतु मुंह से एक शब्द ना निकला। यानी डर के कारण वो बड़े भाई से ऐसा प्रश्न नहीं कर पाया। अब लेखक बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। यानी अब जो लेखक वो पास हो गया, बड़े भाई साहब फेल हो गए, अब क्या करने लगा, वो और जानबूझकर खेलने के लिए जाने लगा। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। यानी बड़ा भाई भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे लगा कि यार पास हो गया, मैं तो फेल हो गया हूँ, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सका। लेकिन फिर भी एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। जब उसने देखा कि छोटा भाई ज्यादा ही खेलने के लिए जा रहा, तो एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया और लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूं कि इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो, तो तुम्हें घमंड हो गया है। परंतु घमंड रावण का भी नहीं चला। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। रावण को भी राजा का कर देते थे, यानी टैक्स देते थे, मगर उसका भी अहंकार नष्ट हो गया। तो देखो, जहाँ छोटे बड़े भाई क्या कहते हैं, छोटा भाई क्या दोपहर गया, पूरे दिन गुल्ली डंडा खेलता रहा, मस्ती करता रहा, ठीक है, लेकिन बड़े भाई से रहा नहीं गया। और उसने क्या करा, उसको जब आया खूब सुनाई, और रावण का उदाहरण उसने दिया कि रावण भी बहुत घमंडी था, बहुत चक्रवर्ती राजा था, उसका भी अहंकार नहीं चला ज्यादा दिन तक। फिर अब बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। यह पास होना भी हाथ बटेर लगना, परंतु यह बटेर बार बार नहीं लगता है। देखो, लेखक बड़े भाई साहब लेखक कहते हैं कि तुमने एक दर्जा पास कर लिया, यानी तुम्हें अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी तुमने बगैर पढ़े ऐसे ही अनायास क्या पास कर लिया है। और कहता ऐसा बार बार नहीं होगा। कौन कह रहा? बड़े भाई साहब छोटे भाई से। फिर आगे भाई बोले, मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा।
यानी बड़े भाई साहब कह रहे छोटे से कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, जब मेरी क्लास में आओगे तब पता चलेगा। फिर आगे बड़े भाई साहब कहते कि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम कोडियो चार्ल्स। कहते जब इंग्लिस्तान यानी इतिहास पढ़ोगे इंग्लिश का, जिसमें क्या 8 हेनरी हुए हैं, जेम्स हुए हैं, चार्ल्स हुए हैं, कहते इनको याद करना बहुत कठिन है। अब आगे इन सब के बारे में याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून पीते हैं। बताओ, आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो क्या हुआ? फिर वो ज्योमेट्री पर आ जाते हैं कि ज्योमेट्री में भी लिखने वालों ने लिख दिया कि आ बा जा की जगह अगर आ जा बा लगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? परंतु नहीं, इसी रटंत का नाम है शिक्षा। कहते रटंत का यानी ये सब चीजें रट लो, इसी का नाम शिक्षा। अब वो क्या करते हैं, शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाते। कौन? बड़े भाई साहब। ठीक है। फिर अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता? कहते जो मैथ में रेखाएं खींचते हैं, लंब गिराते हैं, उससे छात्रों का क्या वास्ता है? यानी बड़े भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि ऐसी गणित मत पढ़ाओ जिसका उसके जीवन से कोई संबंध ना हो। परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुराफात करनी पड़ती, यानी परीक्षा में पास होने के लिए सब कुछ करना पड़ता। अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता, पूछो यह हिमाकत है? कहने का मतलब ये कि कहते निबंध आता, उसमें कहते 4 पन्ने लिखो और समय सीमा भी कम रहती है। पूछो यह हिमाकत है कि नहीं? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती उस पर इतने पन्ने क्यों? यानी उनका कहना जो बात हम कम शब्दों में कह सकते उसके लिए इतने पन्ने क्यों भरवाए जाते हैं? कौन कह रहा? बड़े भाई साहब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे शिक्षा पर। यह छात्रों पर सरासर अत्याचार है, यानी उनका कहना ये तो अत्याचार है छात्रों पर। इस अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है, और लाला मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। यानी कौन? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से कह रहे कि जो टीचर हैं, शिक्षक, उन्हें भी तमीज नहीं है। कहता है लाला यानी बेटा जब मेरी क्लास में आओगे तब ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी जो मैं कर रहा हूँ वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं लाख फेल हो गया हूँ परंतु अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। बड़े भाई साहब कह रहे कि मैं फेल भले हो गया हूँ लेकिन एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूँ। भाई साहब के ये वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत बेस्वाद लगा, यानी उपदेश सुनकर उसे खाने में कुछ टेस्ट नहीं आया। वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो उठा। यानी बड़े भाई की जो ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई के बारे में सुनकर बड़े भाई ने इतना डराया कि वह वास्तव में डर गया। परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर ना बन सकी। वह अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा, यानी उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं गया। अब अभी भी वो क्या करता था, चोरी छिपे खेलने जाता था। फिर आगे अगले साल बड़े भाई फिर फेल हो गए, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आया। यानी फिर परीक्षा हुई बोर्ड वार्षिक और बड़े भाई फेल हो गए, छोटा भाई फिर क्या हुआ, प्रथम आया। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक सब चाट गए थे। यानी वो क्या करते थे, रट्टू तोता थे, हमेशा रटते रहते थे। छोटा भाई बस समय मिला पढ़ लिया, उतने में वो पास हो जाता था। फिर भी फेल हो गए। वह रिजल्ट सुनकर रो पड़े, यानी अपना रिजल्ट सुना तो उनको रोना आ गया। उसे भाई पर दया आने लगी, यानी छोटे बड़े भाई पर दया आती है। अब बस दोनों में एक कक्षा का अंतर रह गया। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़े भाई साहब अगले साल भी फेल हो गए तो दोनों ही एक ही दर्जे में हो जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरी फजीयत करेंगे। यानी छोटा भाई समझ रहा था कि बड़े भाई साहब अगर एक कक्षा मुझसे आएंगे, अगर फिर से फेल हो गए फिर तो मेरे साथ आ जाएंगे, फिर ये मुझसे कहाँ से उपदेश देंगे। फेल होने के बाद बड़े भाई नरम पड़ गए। अब उसे समझ में आ गया कि अब उसको डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी, यानी जब फिर फेल हो गए तो बड़े भाई साहब को लगा कि अब इसको डांटना बेकार है। लेकिन जैसे ही और छोटा भाई पास होते जाता, अब उसकी स्वच्छंदता बढ़ने लगी। स्वच्छंदता का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति नियमों के बाहर काम करने लगे। अब उसे कनकौवे उड़ाने का शौक लग गया। वह पूरा दिन यानी कनकौवे उड़ाने शुरू कर दिए उसने, पतंगबाजी के खेल में लगाने लगा। हाँ, वह यह बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देख ना ले। वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। यानी वो अब क्या कर, कनकौवे उड़ाने लगा और पतंगबाजी करने लगा, लेकिन भाई से अभी भी डरता था, ध्यान देखता रहता था कि भाई ने उसे देख तो नहीं लिया। यानी वो सम्मान उनका अभी भी पूरा करता था।
फिर एक दिन शाम को लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए बेतासा दौड़ रही थी। यानी एक दिन शाम को लेखक और उसके कई बालक का झाड़ू लग्गी यानी बांस पर हसिया जैसा ऐसे बना लेते हैं, उसी को लग्गी कहते हैं। उससे क्या करते हैं, बच्चे कहीं पेड़ पर और खम्भों पर फंसी पतंगों को लूटते रहते हैं। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया। बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले भर का कनकौआ लूटते तुझे शर्म नहीं आती? 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का भी ख्याल करो। यानी जब बड़े भाई साहब ने देख लिया कि ये तो लौंडों के लफोड़ियों के साथ घूम रहा, पतंगबाजी लूट रहा, उड़ा रहा, तो उससे गुस्सा है। उसने हाथ पकड़ा, कहता है, इन ढेले भर के लड़कों के साथ तुम ये पतंगे लूटता है, कक्षा 8वीं पढ़ता, तुझे शर्म नहीं आती है? फिर वो कहते कि एक जमाना था जब 8वीं पास लोग न तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। आजकल कितनी ही मिडिल पास अखबारों के संपादक हैं और तुम इनके साथ कनकौए लूटने भागे जा रहे हो। माना कि तुम प्रतिभाशाली हो और कल को यह भी हो सकता है कि तुम मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ। फिर भी यह ना समझना कि मुझे तुझे कुछ कहने का हक नहीं है। यानी देखो, बड़े भाई साहब को सब उसको डांटते हैं, कहते हैं कि 8वीं पास के लोग मजिस्ट्रेट, संपादक, तहसीलदार बन जाते थे और तुम इनके साथ पतंगे लूट रहा। कहते हो सकता तुम अगली साल पास होकर मेरे बराबर भी आ जाए, मुझसे आगे भी निकल जाए, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूं और मुझे हक है कि तुझे मैं सही रास्ते पर लाऊं। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA, DPhil और DLED क्यों ना हो जाओ, लेकिन समझदारी किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। यानी वो देखो, यानी पास तो होते नहीं हैं। अब छोटे भाई पर धौंस दिखाते किसका बड़ा होने का, और डांटते भी है कि कितने भी पढ़ जाओ लिख जाओ, लेकिन मैं 5 साल बड़ा हूं तो तुमसे ज्यादा समझदार रहूंगा। अब और कहते ये समझदारी पढ़ने से नहीं आती, अनुभव से आती, तो मैं तुमसे अनुभव में बड़ा हूं। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हम पढ़ो लिखों को समझाने का अधिकार उन्हें ही है। अब क्या कर रहा है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बड़े भाई साहब पास तो हो नहीं रहे, तब वो तर्क दे रहे कि बड़े माँ बाप बड़े पढ़े लिखे ना, लेकिन हम बड़े पढ़े लिखों को वही रास्ता दिखाते हैं। भगवान ना करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम दादा को पत्र लिखने के सिवाय कुछ ना करोगे, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल ना घबराएं। वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम तो महीने भर के खर्च का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग सम्मान से बिता दिया। हमारे हेड मास्टर को ही ले लो, वह पढ़े लिखे हैं, 1000 से भी अधिक पैसा कमाते हैं, परंतु उसका घर खर्च उसकी माँ ही चलाती है। इसलिए भाईजान, गरूर यानी घमंड को दिल से निकाल डालो, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। देखो, वो अब तर्क देते हैं कि पिताजी पढ़े लिखे भले कम हो, लेकिन हिसाब किताब में हमसे ज्यादा हैं। एक मास्टर हैं, वो देखो 1000 रुपये कमाते, लेकिन उनका घर उनके माँ ही के अनुसार चलता। लेखक को बड़े भाई की बात अच्छी नहीं लगी, वह उसके सामने झुक गया। यानी देखो, छोटे भाई की एक तो खूबी थी, वह बड़े भाई के सामने बोलता नहीं था, झुककर खड़ा हो जाता था। उसे सचमुच छोटे होने का अनुभव हुआ। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनते बड़े भाई ने लेखक को गले से लगा लिया। जब छोटे भाई सुनता रहा, फिर उसने बड़े भाई से कहा, नहीं तुमको अधिकार है, आप बड़े हो। तो बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई को इतना कहने पर गले लगा लेता है और बोला, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। बेराह मतलब गलत रास्ते पर अगर मैं खुद चलूंगा तो तुम्हें मैं कैसे फिर सीख दूंगा। तभी एक कटा हुआ कनकौआ ऊपर से गुजरता है। बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वह बेतासा हॉस्टल की तरफ दौड़ा। लेखक भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। यानी छोटा भाई को बड़ा भाई गले लगा लेता है। तभी उसी समय एक कनकौआ यानी पतंग दिखती है तो बड़ा भाई से पकड़ के लपकते हैं यानी दौड़ते हैं और हॉस्टल की तरफ बेतासा भागते हैं और छोटा भाई उसी की तरफ दौड़ लगाता है। कहने का मतलब ये कि बड़े भाई का मन करता था कि वो भी कनकौआ उड़ाए, पतंगबाजी करे, लेकिन वह इसलिए ऐसा नहीं करता था कि अगर वह करेगा तो छोटा भाई भी वही करने लगेगा, यानी उसको गलत रास्ते पर ना जाए, इसलिए वह खुद ही सारे
किसी कामों में यानी खेल कूद में ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन अंत में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, खेल भी जरूरी है। तो अब छोटे भाई को गले लगाता है और वो भी पतंगबाजी कनकौए के लिए दौड़ पड़ता है, छोटा भाई उसके साथ दौड़ पड़ता है। इस तरह से ये बड़े भाई साहब कहानी यहीं पर समाप्त हुई। तो इसमें बस एक बड़े भाई साहब हैं जिनके मानव वैज्ञानिक के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। उनको बड़े होने का घमंड है और वह हमेशा पुस्तकें लेके पढ़ते थे, लेकिन उनका मन तो लगता नहीं था और छोटे भाई को डांटते रहते थे। तो ये कहानी आपको पसंद भी आई होगी और ये पाठ भी अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।